सो हेलो बच्चा लोग, यहाँ पे हम लोग अभी ये एक्सरसाइज न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं ग्रेविटेशन का। ठीक है। सो जैसे ग्रेविटेशन चैप्टर में कुछ फॉर्मूले हैं जो तुम्हें पता होने चाहिए। जैसे फर्स्ट फॉर्मूला है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे, जो आप लिखते हैं F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला। एंड सेकंड, आप स्मॉल g इज इक्वल टू लिख सकते हैं G कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर। कैपिटल आर स्क्वायर भी आप यूज कर सकते हैं। G इज द gravitational constant, M is the mass of earth, R is the radius of earth and small g is gravity due to acceleration on the earth। ठीक है, ये सारे टर्म्स के वैल्यू हो गए। इसके अलावा आप और एक फॉर्मूला इसमें पढ़ते हैं जो escape velocity का फॉर्मूला होता है VE, है ना। VE इज इक्वल टू आप पढ़ते हैं अंडर रूट ऑफ 2gm अपॉन r। ठीक है, ये तीन फॉर्मूला हो गए जो आपको ये पूरे चैप्टर में सीखने को मिलता है। इसके अलावा फ्री फॉल भी होता है। तो जैसे आपने नाइन्थ में अगर एक लॉ ऑफ मोशन के इक्वेशंस पढ़े हैं, जिसे हम कहते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक हो गया। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो गया। ठीक है। एंड इसके अलावा जो लास्ट वाला इक्वेशन होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये तीन इक्वेशन नाइन्थ में फर्स्ट लेसन में पढ़ते हैं लॉ ऑफ मोशन में। तो यहाँ पर जब फ्री फॉल होता है तो इनिशियल स्पीड जीरो ले ली जाती है, 0 0 0। तो आपको यहाँ पर यही इक्वेशन क्या बन के मिलते हैं फ्री फॉल के कंडीशन में, ध्यान रखिएगा, है ना। फ्री फॉल, जब आपका फ्री फॉल होता है उस कंडीशन में v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, सिर्फ gt हो जाएगा क्योंकि u तो आपका 0 हो चुका है। s इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, हाफ gt स्क्वायर हो जाएगा। और लास्ट वाला जो v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as है, तो वो हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs। ठीक है, इतना फॉर्मूला अगर आपको पता है तो नॉर्मली जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। सो अपना क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज का है। ठीक है, क्या कहते हैं इसमें, एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 सेकंड टू रीच द ग्राउंड। किसी एक ऑब्जेक्ट को 5 सेकंड लगता है ग्राउंड पे पहुंचने पर, फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर। कितने हाइट से, 5 मीटर के हाइट से। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन दैट प्लेनेट। तो क्या पूछा गया आपसे, जी कितना है, हाइट कितना दे दी गई है। हाइट को आप नॉर्मली ऐसे भी लिख सकते हो, हाइट कितना है 5 मीटर, एंड टाइम कितना लग रहा है आपको 5 सेकंड। ठीक है, ये डेटा आपको गिवन है, आप ये डेटा लिख लीजिए। अब बात आती है कि इसमें क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो जैसा कि ऑब्जेक्ट 5 मीटर के हाइट पे है, तो अगर कोई प्लेनेट ऐसे ले लिया, इससे 5 मीटर की हाइट आप यहाँ पर देख लीजिए, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ से वो फ्री फॉल करेगा या गिरेगा मान लीजिए। तो इनिशियली ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आप कितनी कह सकते हो, 0 है ना। वो तो जब गिरने लगेगा तब उसका बढ़ेगा। तो आप फॉर्मूला अप्लाई करिए सेकंड वाला, सेकंड जो लॉ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन का है, विच इज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। ठीक है बेटे, अब यहाँ पर ए जो है इसी को आप जी कह सकते हो। जो ए होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो फिलहाल ये जो है सिर्फ प्लेनेट के वजह से हो रहा है, तो आप यहाँ पे इसको जी कह सकते हो। तो ए को हम अभी नेक्स्ट स्टेप में जी कहेंगे। एस की वैल्यू जो एस एस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो यहाँ पे हाइट दिया हुआ है, उसी को आप एस की वैल्यू सपोज करेंगे। तो एस की वैल्यू आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट करिए 5, और यू हो गया आपका 0, और टाइम हो गया आपका 5 सेकेंड। तो वो आप रख लीजिए प्लस हाफ इंटू ए तो आपको निकालना है, यानी उसकी जगह पे आप जी कर लीजिए, और टी की जगह पे आप 5 कर लीजिए, 5 का स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही सिंपल। 5 इज इक्वल टू 0 इंटू 5 क्या हो जाएगा 0, एंड प्लस हाफ, और 5 का स्क्वायर यहाँ पे क्या आ जाएगा 25 इंटू जी। एंड अब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको आ रहा है 5 इज इक्वल टू हाफ इंटू 25 इंटू जी। तो बस आप छोटा सा कैलकुलेशन करिए और आपका सवाल हो गया। तो 5 इंटू 2 आ जाएगा, है ना। ये 2 यहाँ से यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 25 जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, तो अपॉन 25 इज इक्वल टू जी। तो आप जब इसको डिवीजन करेंगे 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, और 2 को जब वो डिवाइड करेगा तो 0.4। तो आंसर आपका जी का क्या आ गया 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, 2 मिनट का क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से सीख सकते हैं। होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, रेडियस ऑफ अ प्लेनेट ए। ठीक है, रेडियस ऑफ अ प्लेनेट ए इज हाफ द रेडियस ऑफ प्लेनेट बी। देखिए ध्यान दीजिए, जो वैल्यूज गिवन है उस पे ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ प्लेनेट ए क्या है, मान लीजिए वो आपको कंडीशन के हिसाब से दिया है कि वो प्लेनेट बी के रेडियस का हाफ है। ठीक है, मैं अगर एक डायग्राम की मदद से आपको समझाने की कोशिश करूँ, तो ये कुछ ऐसा कह रहा है कि अगर हमारे पास 2 प्लेनेट है, समझिए ये एक प्लेनेट है, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, और दूसरा प्लेनेट ऐसा है। ठीक है, ठीक है, और अगर यहाँ पर आप समझे कि इसका रेडियस,
ये वाले प्लेनेट का रेडियस कितना है, आर ए है मान लीजिए, और इसका रेडियस कितना है, आर बी। ठीक है, तो अब जो रेडियस ऑफ प्लेनेट ए है ना, वो बड़े वाले प्लेनेट का हाफ है। क्या आपको अब मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसके आगे देखिए, इसके आगे इसमें क्या कहते हैं वो समझते हैं। आप कहते हैं कि इफ द मास ऑफ ए इज एम ए, अगर इस प्लेनेट का मास एम ए है ऐसा, ठीक है, तो व्हाट मस्ट बी द मास ऑफ बी, तो प्लेनेट बी का मास कितना होना चाहिए, मतलब ये आपसे एम बी पूछ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिया है मास का। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखना। सो दैट द वैल्यू ऑफ जी ऑन बी, और जिसकी वजह से जो वैल्यू ऑफ जी, जी आप जानते हैं ग्रेविटी टू एक्सेलरेशन, मतलब इस पे जो जी की वैल्यू होगी, बी द इज हाफ दैट ऑफ इट्स वैल्यू ऑन ए, तो जी बी, यानी यहाँ पे आपका ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन जी बी होगा, और यहाँ पे आपका ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन जी ए होगा। ये कह रहे हैं कि इस वाले प्लेनेट पे जो ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन है, वो इस प्लेनेट के ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन से हाफ है। मतलब एक और कंडीशन आपके सामने मिल रही है, जी बी जो होगा वो आपका क्या होगा, हाफ ऑफ जी ए होगा। बात समझ में आ रही है? और आपको पूछा क्या जा रहा है कि मास ऑफ प्लेनेट बी कितना होगा। देखिए ये सिंपल सा एक रिलेशन है, अगर आप क्वेश्चन अच्छे से समझ गए तो आप आंसर कर पाएंगे। मैंने स्टार्टिंग में जी के लिए एक फॉर्मूला आपको बताया था, है ना, आप वो फॉर्मूला जरा देख लीजिए, अगर आपको नहीं याद है तो एक बार उसे देख लेते हैं। मैंने वो फॉर्मूला आपको बताया था, जी इज इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, जहां पे मैंने बताया था कि जी जो है ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ, एंड एम जो है मास ऑफ अर्थ, आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे अर्थ, प्लेनेट ए जो है अर्थ नहीं है, प्लेनेट बी जो है वो भी अर्थ नहीं है, ऐसा मेंशन नहीं किया क्वेश्चन में, तो आप जस्ट इसको प्लेनेट समझिए, ए एंड बी ऐसे समझिए, प्लेनेट ए एंड प्लेनेट बी। तो उस हिसाब से अगर आप वैल्यू रखें तो जी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब आपके पास ये कंडीशन है, देख लीजिए, इससे आपका क्वेश्चन हो जाना चाहिए। ठीक है, तो सॉल्व करिए इसे सावधानी से। तो आपका जी ए क्या हो जाएगा, वहां पे आप लिख सकते हैं जी मास ऑफ प्लेनेट ए ऐसे एम ए अपॉन जो रेडियस है उसको आप आर ए ऐसे स्क्वायर कर दीजिए। एक बात हो गई आपके, इसको आप इक्वेशन 1 बना लीजिए। एंड फिर जी बी का सेम, जी बी है ना, ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन एट प्लेनेट बी, तो वहां पे आप करिए जी एम बी अपॉन आर बी का स्क्वायर, ऐसे कर लीजिए। ये आपका प्लेनेट हो गया 2, मेरी बात मतलब इक्वेशन हो गया 2। ठीक है, सिंपल। अब इस कंडीशन के हिसाब से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और थोड़ा बहुत मैथ्स कर दीजिए, आपको आ जाएगा। ठीक है, इक्वेट करना होगा आपको, समझ आ रहा है? अब जीबी की जगह पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए इक्वेशन 2 से, तो वो हो जाएगा आपका जी एम बी, थोड़ी सी सावधानी रखिएगा यहाँ पे, जी एम बी अपॉन आर बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे हाफ है तो हाफ लिख लीजिए, हाफ। अब जी ए की वैल्यू डाल दीजिए, जी ए की वैल्यू क्या है आपकी, जी एम ए, जी एम ए अपॉन आर ए का स्क्वायर। अंडरस्टूड? अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जी जो है, यहाँ पर भी जी है, दोनों कट हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो गए। अब आर ए और आरबी में भी रिलेशन है, आर ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर बी होता है, तो आर ए की जगह पे वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, देखिए क्या होता है, एम बी अपॉन आर बी का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ, यहाँ पे आप लिखिए एम ए अपॉन आर ए की जगह पे क्या लिख दीजिए आप, हाफ ऑफ आर बी का होल स्क्वायर। समझ आ रहा है? थोड़ा सा यहाँ पे आपको और समझना होगा। ठीक है, ध्यान से समझिए, एम बी यहाँ पर आप लिख लीजिए, एम बी अपॉन आर बी का स्क्वायर इज इक्वल टू एम ए अपॉन 2 इंटू, जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/4, और ये हो जाएगा आपका आर बी का स्क्वायर। ठीक है, सो ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ऐसे कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 उठकर ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा मिलेगा, एम बी अपॉन आर बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2ma, ओके, 2ma अपॉन, नीचे सिर्फ आर बी स्क्वायर बचा रहेगा। आप देख सकते हैं दोनों साइड में चीजें सेम हो चुकी हैं, आपका आंसर फाइनल आ गया है, एम बी, है ना, एम बी इज इक्वल टू 2ma। ठीक है, तो आपको मिल गया मास ऑफ प्लेनेट बी इज इक्वल टू मास ऑफ प्लेनेट ए, 2 टाइम्स मास ऑफ प्लेनेट ए। ओके, होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये रिलेशन ध्यान में रखिएगा। ठीक है, वर्ड से ये कंडीशन बनने आना चाहिए कि उसका रेडियस, प्लेनेट ए का रेडियस प्लेनेट बी के रेडियस से हाफ है, जो मैंने यहाँ पे लिखा। फिर प्लेनेट बी पर
जो ग्रेविटी ड्यू टू एक्सीलरेशन है वो प्लेनेट ए के कंपैरिजन में हाफ है, वो मैंने यहाँ पर लिखा। इसके बाद हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, हमें 2 इक्वेशन बनाना है, फिर ये करना है। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ आर 5 kg। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट का मास अर्थ पर 5 kg है ना, और उसका वेट 49 न्यूटन है। ठीक है, तो किसी ऑब्जेक्ट का मास है, तो ऑब्जेक्ट का मास हम लिख लेते हैं 5 kg, एंड वेट जो दिया हुआ है वो W से हम लिख लेते हैं ऐसे, है ना, वो कितना दिया हुआ 49 न्यूटन। व्हाट विल बी देयर वैल्यूज ऑन द मून, तो यही चीज मून पर कितनी होगी, मतलब वही ऑब्जेक्ट का मास मून पर कितना होगा और उसका वेट मून पर कितना होगा। एज्यूम दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून इज 1/6 ऑफ दैट ऑफ द अर्थ। अच्छा, इस कंडीशन को समझिए, ये कह रहा है कि मान लीजिए कि मून पर जो ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन होगा, तो मैं मून के ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन को जी एम से शो कर रहा हूँ, वो अर्थ के ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन, मैं अर्थ का ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन को जी ई से शो कर रहा हूँ, तो यहाँ पर वो 1/6 टाइम होगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा ये बात। अगर आपको ये कंडीशन समझ में आ गया तो आप फटाफट से आंसर कर देंगे। ठीक है, कि मास जो अर्थ पे रहेगा, मतलब जो ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन अर्थ का है उसका 6 गुना कम होगा, 6 टाइम्स लेसर मून पर। ठीक है, मतलब अगर आप अर्थ पे, समझिए आप अर्थ पे अगर इतना जंप करते हैं 1 टाइम्स, तो आप वही मून के सरफेस पे 6 टाइम्स, है ना, इसका 6 गुना आप जंप करेंगे ना, क्योंकि वहां का जी बहुत कम है। आइए क्वेश्चन लगाते हैं। तो अगर मास वहां पे 5 kg दिया है अर्थ के सरफेस पे, तो मून के सरफेस पे वो मास कितना होगा, तो आप एक जानते हैं कि मास कोई वेक्टर सॉरी स्केलर क्वांटिटी तो है नहीं, और ये यूनिवर्सल कांस्टेंट चीज है। ठीक है, तो इसके वजह से मास जो यहाँ पर है 5 kg, वही मून पर भी होगा। तो आप एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, सिंस मास इज कांस्टेंट इज अ universal constant, so therefore mass on moon is also 5 kg। ठीक है, मास ऑफ मून पे मास कितना हो जाएगा, वहां पर भी 5 kg हो जाएगा। ठीक है, तो उसका अब आप समझ गए लॉजिक, क्यों, क्योंकि ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। दूसरा, वेट जब आप बात करेंगे तो वेट इज इक्वल टू, एक्चुअली वेट का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू जी। ठीक है, तो अब जैसा आप जान गए कि आपका अर्थ पे जो जी है वो जी ई है, लेकिन हाँ, तो यहाँ पे क्या हो गया, assume that the acceleration due to gravity on the moon is 1/, हाँ, तो जी ई है। तो यहाँ पर जब आप मास वेट ऑन मून निकालेंगे तो वहां पर आप क्या लिखेंगे, वेट ऑन मून, तो वहां पर आपका लिखा जाएगा मास इंटू जी एम, ऐसे लिखेंगे। एंड आपको पता है m इंटू जी एम इज इक्वल टू कितना होता है, 1/6 टाइम ऑफ जी ई हो गया। तो यहाँ पर आपका जो मास है कितना है, 5 है, एंड 1/6, और जी ई कितना मानेंगे आप, सपोज कर लीजिए अगर आप ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन अर्थ पे 9.8 होता है, लेकिन यहाँ पे आप उसे अगर 10 मान लेते हैं, ठीक है, कितना मान लेते हैं, 10 मान लेते हैं, और आपको दिया नहीं है कहीं यहाँ पर, लेकिन आप जानते हैं जी ई कितना होता है अर्थ पे, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ पे 10 मान लेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। 5 इंटू 10 कितना हो जाएगा 50, एंड 50 डिवाइड बाई 6 आप अगर करेंगे तो 6 8 जा 48 होता है, एंड यहाँ पे बचेगा 2 और 0, तो डेसिमल लगाएंगे, 0 आगे बढ़ जाएगा, 6 3 जा 18 हो जाएगा। ठीक है, 6 3 जा 18, देखिए यहाँ पर आपको जो मैं 8.3, फिर वहां पे 18 2 0, तो वो 333 बढ़ते रहेगा। लेकिन अगर यही चीज आप 10 के जगह पे 9.8 रखेंगे, जो एक्यूरेट वैल्यू है, तो आपको जो आपके टेक्स्ट बुक में आंसर दिया है कितना, 8.17। ठीक है, 8.17 आ जाएगा आपका, और न्यूटन हो जाएगा, तो वेट जो होगा वो 8.17 न्यूटन आ जाएगा अगर आप 9.8 रखते हैं तो। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। हम्म किसी ऑब्जेक्ट को, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स रीचेस अ हाइट ऑफ 500 मीटर, और वो कितने हाइट पे पहुंच गया बेटा,
500 मीटर पर। व्हाट इज इट्स इनिशियल वेलोसिटी, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, एंड हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट टेक टू कम बैक टू द अर्थ, मतलब उसको कितना टाइम लगेगा अर्थ पर वापस आने में। एज्यूम कर लीजिए यहाँ पर जी जो है वो आपका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, आपसे एक बार फिर से क्वेश्चन आप इसे समझ लीजिए, क्या क्वेश्चन आपको पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, सोच लीजिए एक बार, ऊपर फेंका गया है एंड इसकी इनिशियल वेलोसिटी आपसे पूछी गई है। कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन आप लगा सकते हैं वो सोचिए। ठीक है, चलिए। सो यहाँ पर अगर हम इक्वेशन का तीसरा लॉ लगाएं, न्यूटन्स लॉज ऑफ ए मोशन का तीसरा इक्वेशन लगाएं, जो होता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। एक एक चीज आप मेंशन कर सकते हो। वी क्या है आपका फाइनल वेलोसिटी, यू इनिशियल वेलोसिटी, ए एक्सेलरेशन, और एस जो है आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, समझ आ रही बात। टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा, और अगर टी कहीं पर आएगा तो वो टाइम टेकन हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन के हिसाब से जब वो बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा, हाउ लॉन्ग विल इट, मतलब एक बोला गया ना कि वर्टिकल रीचेस अ हाइट ऑफ 500। अगर कोई चीज सरफेस से फेंकी गई 500 के हाइट पर पहुंचती है, तो जाहिर सी बात है वहां पहुंचने के बाद उसकी वेलोसिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगी लेकिन फाइनल क्या हो जाएगी, जीरो। उस हिसाब से अगर यहाँ पर देखें तो v की वैल्यू हम क्या डाल सकते हैं, जीरो, जीरो का स्क्वायर, u क्या है वही तो आपको फाइंड आउट करना है, तो यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे a जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही मान लीजिए, तो वो कितना बोला है आपको लेने के लिए, 10, तो यहाँ पे आपने 10 ले लिया। और डिस्प्लेसमेंट आपको कितना दिया हुआ है, 500। एक बात का ध्यान रखिए कि ये चीज ऊपर फेंकी जा रही है, तो इस पे लगातार नीचे की तरफ ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन काम कर रहा है। इसके लिए इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जब आप डालेंगे तो उसे आप निगेटिव डालेंगे, यानी -10। ओके, यहाँ पे जीरो स्क्वायर हुआ तो ये जीरो आ जाएगा, एंड यू स्क्वायर, एंड यहाँ पे 2 इंटू -10 -20 हो जाएगा, -20 इंटू 500 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। तो आपको आंसर आया -10,000। अब ये उधर जाएगा तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 10,000 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका आप स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा आपको, 100 मीटर पर सेकेंड। सिंस ये वेलोसिटी है तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, 100 मीटर पर सेकेंड। एक चीज आपने निकाल लिया, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी इसमें। ठीक है, अब इसके बाद जब आपका इनिशियल वेलोसिटी आ चुका है, ठीक है, इसकी हेल्प से आपको क्या निकालना है। अब इसकी हेल्प से यहाँ पे ये भी पूछा गया टोटल टाइम कितना लगेगा उसको आने जाने में। ठीक है, सो अगर इसे हम, ये आपका इक्वेशन का जो फर्स्ट इक्वेशन है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस at। ठीक है, तो यहाँ पर v अगेन आपका फाइनल वेलोसिटी कितना है, जीरो। u आपका कितना है, अब आपको पता चल चुका है, तो 100 आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। प्लस एक्सेलरेशन, एक बार फिर आप ऊपर जा रहे हैं तो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस में आपको लेना होगा, एंड यहाँ पे टाइम t रख लीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, जीरो इज इक्वल टू 10, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, -10t। -10t को लेफ्ट साइड में अगर आप भेज देते हैं तो +10t में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे 100 हो जाएगा, एंड t इज इक्वल टू फिर आपका, आप जानते हैं 100/10 हो जाएगा। एंड देन आप फाइनली आपको आंसर मिलेगा t इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ओ सॉरी 10 सेकेंड। ठीक है, यहाँ मीटर नहीं आएगा, टाइम का यूनिट क्या होता है, सिर्फ 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड में वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये 10 सेकेंड में अगर वो ऊपर जा रहा है तो उतना ही टाइम उसे नीचे आने में भी लगेगा, है ना। सो देयरफॉर आप कह सकते हो, देयरफॉर टोटल टाइम टेकन बाय, तो टोटल टाइम टेकन बाय दैट पार्टिकल या जो भी फेंका गया है ऑब्जेक्ट, है ना, टोटल टाइम इज इक्वल टू अपवर्ड टाइम, है ना, टाइम ऑफ असेंट या डाउनवर्ड टाइम। ठीक है, दोनों भी आप लिख सकते हो, अपवर्ड टाइम प्लस डाउनवर्ड टाइम, दोनों आपने लिखा। फिर आपने 10 + 10 किया और आंसर दिया 20 सेकेंड। सो टोटल टाइम कितना लगेगा उसे, 20 सेकेंड्स। ओके, ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ बॉल, ठीक है, अ बॉल फॉल ऑफ अ टेबल एंड रीचेस द ग्राउंड इन 1 सेकेंड। टाइम कितना दे दिया बेटा यहाँ पे, 1 सेकेंड। ठीक है, एंड एज्यूमिंग जी, यहाँ पर भी ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन आपको कितना मानना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेट इट्स स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड। मतलब एक तरीके से ये आपको बोल रहा है कि इसका इनिशियल स्पीड आपका जीरो मान लीजिए,
एंड फाइनल स्पीड आपको फाइंड आउट करना है, क्योंकि जब ग्राउंड पे पहुंचोगे तब आपको बताना है, ठीक है। एंड द हाइट ऑफ द टेबल, और आपको हाइट ऑफ द टेबल भी बतानी है, ठीक है। तो आपको फाइनल स्पीड भी बतानी है और हाइट ऑफ द टेबल भी। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि कहीं से गिर रहा है बॉल, तो आप नॉर्मली पहला इक्वेशन यूज करिए जो होता है v इज इक्वल टू यू प्लस 80, ठीक है। अब u क्या है आपका 0, v आपको फाइंड आउट करना है, एंड प्लस a जो आपको लगाना है, सिंस वो नीचे की तरफ ही आ रहा है, देखिए नीचे की तरफ, और ग्रेविटी भी नीचे की तरफ एक्ट करे, तो यहाँ पे आप एक्सेलरेशन को पॉजिटिव ही रखेंगे 10, और टाइम आपका कितना लग रहा है 1 सेकंड, तो 1 यहाँ पे रख दीजिए। तो v इज इक्वल टू 0 प्लस 10 इंटू 1 कितना होता है 10, तो v इज इक्वल टू कितना आ गया 10 मीटर पर सेकंड। दिस विल बी द वेलोसिटी का आ गया उसका, जब वो ग्राउंड पे पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। दूसरा चीज क्या पूछा है आपसे, एक मिनट, अच्छा ये क्वेश्चन हमसे छूट गया है क्या बीच में, द मास एंड द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, नहीं ये किया तो है हमने। अच्छा वो, ठीक है सॉल्व किया है, वहां से वो डिलीट हो गया होगा, चलिए कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं। सो यहाँ पे हमें एक चीज और फाइंड आउट करनी है, डिस्प्लेसमेंट। तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट के लिए हम सेकंड वाला इक्वेशन यूज कर सकते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ऐसा यूज कर सकते हैं। अगेन आपको डिस्प्लेसमेंट जो हाइट पूछ रहा है वही आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, कितने हाइट पर वो गया है या कितने हाइट से वो नीचे गिरा है। तो यहाँ पर u अगेन आपका 0 था, तो 0 इंटू टाइम अगर 1 भी रख रहे हैं तो 0 इंटू 1 तो 0 ही मिलेगा, हाफ आप इसे ब्रैकेट में रख दीजिए, हाफ एंड इनटू ए की वैल्यू आपकी क्या है, फिर से 10 नीचे की तरफ आ रहा है तो पॉजिटिव ही लेंगे, टी आपका अगेन 1 है तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए, एंड यहाँ पे 2 इन 2 एंड 5 जा, एंड यहाँ पे 0 इंटू 1 तो 0 प्लस 5 एंड इंटू 1, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे 5 इंटू 1 तो 5 आएगा, 0 प्लस 5 आएगा। तो टाइम कितना लगने वाला है, सॉरी हाइट कितना होने वाला है इसका यहाँ पर बेटे 5 मीटर, तो यहाँ पे हाइट हो गया 5 मीटर, और वेलोसिटी ऑन रीचिंग द ग्राउंड कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। सो ये क्या हुआ, यहाँ से ओके, नाउ सी दिस क्वेश्चन, ये आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। द मासेस द मासेस ऑफ द अर्थ एंड द मून, है ना, मतलब अर्थ का मास और मून का मास, जो आपको याद भी कराया मैंने कई बार क्लास में, और अगर आपको याद होगा तो मास ऑफ अर्थ कितना होता है 6 इंटू 10⁻24 kg, ठीक है, वही यहाँ पर दिया भी है, यहाँ पे 10 ये थोड़ा गलत लिख देता है, 10 इंटू 24 ऐसे लिखना है। एंड मास ऑफ मून जो है वो भी आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 7.4 इंटू 10⁻22, है ना, ये 22 यहाँ पर भी थोड़ा गड़बड़ है, आप उसे करेक्ट कर लीजिए, 7.4 इंटू 10⁻22 kg ऐसा दे दिया है रिस्पेक्टिवली। द डिस्टेंस बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, मून और अर्थ के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो उसको आर से दिखा सकते हैं आप, 3.84 इंटू 10 कितना दिया है, यहाँ पे अगेन ये थोड़ा 10⁵ किलोमीटर कर लीजिए ऐसा, और किलोमीटर को मीटर में आप बदल सकते हैं, 1 किलोमीटर में आपका 1000 मीटर होता है, तो 3.84 इंटू 10⁵ इंटू 1000, 1000 को आप 10⁵ लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3.84 इंटू 10⁵ इंटू 10⁵, ऐसे, फिर इसके बाद 3.84 इंटू 10⁵, और ये जो 3 है वो दोनों जुड़ जाएगा, 5 प्लस 3 कर लीजिए, आंसर हो जाएगा 3.84 इंटू 10⁸, ठीक है, ये मीटर में आपका कन्वर्जन हो गया, ठीक है, मैंने ज्यादा स्टेप कर दिया इसमें, कि आप अगर जानकार रहेंगे तो फटाफट इसको एक स्टेप में कर सकते हैं, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट मीन्स आपको जो आपका पहला क्वेश्चन, पहला लॉ आपने पढ़ा है, जो F इज इक्वल टू आप पढ़ते हैं, है ना, F इज इक्वल टू आप क्या पढ़ते हैं, F इज इक्वल टू आपका होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे m1 क्या है मास ऑफ अर्थ, m2 क्या है आपका मास ऑफ मून, ठीक है, आप कैपिटल M भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यहाँ क्वेश्चन में मैंने नहीं मेंशन किया है, आपके बुक में मेंशन किया हुआ है, तो वो वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, तो आपको ये वैल्यू याद भी रहनी चाहिए, कभी कभी क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा तो भी आपको सॉल्व करना होगा। तो एक बार फिर से 6.67 जी की वैल्यू रखिए, 6.67
इंटू 10⁻11 एंड मास ऑफ अर्थ रखिए कितना है वो 6 इंटू 10⁻24 एंड मास ऑफ मून रखिए जो लगभग कितना है 7.4 इंटू 10⁻22 एंड डिवाइड बाय जो डिस्टेंसेस है उसे कर दीजिए जो कितना है लगभग 3.84 इंटू 10⁻2 मीटर में कन्वर्ट करने के बाद कितना हो चुका है 8 है ना एंड फिर आपको इसका स्क्वायर करना है। एक आप देख सकते हो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज काफी ज्यादा टफ होने जा रही है तो आप क्या करिए इसमें इसको 6.67 इंटू 6 इंटू 7.4 एंड इंटू सबसे पहले आप 10 का जो पावर वाला कैलकुलेशन है वो कर लीजिए एंड यहाँ नीचे आपको जो है 3.84 है ना 3.84 का आप स्क्वायर कर दीजिए और 10 का पावर 8 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 10 का पावर 16 हो जाएगा और ऊपर सिंस 10 बेस है सबका और पावर इनकी ऐड हो जाएगी ठीक है तो -11 + 24 + 22 ऐसे कर लीजिए और ये 10 पावर 16 जब नीचे से ऊपर जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप में उसको लिख के कर लीजिए 6.67 इंटू 6 इंटू 7.4 अपॉन यहाँ पे 3.84 का आप स्क्वायर कर लीजिए ठीक है जो भी वैल्यू है वो लिखिए इंटू 10 का पावर यहाँ पे -11 अगर आप कर लेते हैं तो ये हो गया आपका लगभग 35 आ जाएगा -11 + 24 + 22 आपका 35 -16 है ना नीचे से ऊपर गया तो -16 हो जाएगा तो आपका जो पावर 10 में आने वाला है वो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको 6.67 कर लीजिए इसको मल्टीप्लीकेशन है ना 6.67 इंटू जो भी 6 4 जा कितना हो जाएगा आपका 24 6 7 जा 42 एंड 2 44 ठीक है 2 डिजिट के पहले आप डेसिमल लगा देंगे 4.44 अपॉन यहाँ पे 3.84 का स्क्वायर चलता रहेगा और इनटू ये कितना हो जाएगा 10 का पावर 35 में से 16 निकल गया तो कितना आ जाएगा आपको 15 एंड 4 19 10 का पावर 19 ठीक है आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 2 आएगा है ना या समझ लीजिए 20 पॉइंट समथिंग आ सकता है ठीक है तो उसको आप 2 इंटू 10⁻20 न्यूटन ऐसे लिख सकते हैं ठीक है ये फाइनल आंसर होगा ये कैलकुलेशन थोड़ा फिर से लेंदी होगा ठीक है तो जब आपको एग्जाम टाइम में ये अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया मान लीजिए यही क्वेश्चन अगर आ गया तो ये कैलकुलेशन आप इतना लिखकर छोड़ देना और उसके बाद जब आपको लास्ट में एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा तब आप ये कैलकुलेशन करके फाइनल आंसर ले आना वहां पे ये इसका सॉल्यूशन यहाँ कोई नहीं पूछेगा आप रफ वर्क में करके उसका आंसर लिखना ठीक है उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा चलिए न्यूटन क्यों लिखा मैंने क्योंकि देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पूछा है और फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन होती है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सो दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज जितना मैंने 6 क्वेश्चन समझाया उम्मीद है बच्चा लोग आपको समझ आया हो जैसा भी अगर आपको समझ रहा है नहीं समझ रहा है जो भी है आप मुझे मेंशन करते रहिए मुझे कमेंट करते रहिए तो मुझे समझेगा कि मुझे क्या इंप्रूव करना है वीडियो क्वालिटी इसमें ठीक है चलिए कर लेते हैं मास ऑफ अर्थ इज ये अगेन वही एंड डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द सन आपकी बात सन के साथ में है 1.5 इंटू 10⁻²। आप जैसे ये क्वेश्चन में हमेशा थोड़ा ये समझ लीजिए एंड इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम इज 3.5 इंटू 10⁻22 न्यूटन व्हाट इज द मास ऑफ द सन तो क्वेश्चन किया है कि सन का मास कितना होगा कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना एंड यूज दिस जी की वैल्यू यहाँ पे आपको मेंशन की हुई तो देखिए जो भी डेटा है पहले आप उसको फटाफट लिख लीजिए मास ऑफ अर्थ कितना है 6 इंटू 10⁻24 kg एंड डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन वो कितना गिवन है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम कितना गिवन है 3.5 इंटू 10⁻22 न्यूटन इसके अलावा जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जी उसकी भी वैल्यू आपको पता है 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर ठीक है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर ये आपका वैल्यू इसके बाद आपसे जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है मास ऑफ सन कितना होगा ठीक है तो नॉर्मली आप एक फॉर्मूला जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का है वो अप्लाई करिए F इज इक्वल टू जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ सन अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम ठीक है इसके बाद आपको पूछा गया मास ऑफ सन तो आप सीधे इसमें सारी वैल्यूज इधर उधर कर दीजिए जैसे यहाँ पर F ये r² F के पास आएगा तो मल्टीप्लाइड हो जाएगा और बाकी जो चीजें ऊपर है न्यूमरेटर में वो यहाँ आएंगी तो डिनोमिनेटर में G इंटू मास ऑफ तो ये मास ऑफ सन
ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, मास ऑफ सन इज इक्वल टू F इंटू आर स्क्वायर अपॉन G इंटू मास ऑफ अर्थ। अब आप इसके सारे न्यूमेरिकल वैल्यूज डाल के कैलकुलेट कर दीजिए, जो भी आएगा वो आपका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 3.5 इंटू 10⁻²²। यहाँ पे आपने लिख लिया 3.5 इंटू 10⁻²² एंड इनटू जो आर स्क्वायर, उनके बीच का जो डिस्टेंस है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर है, तो वो आप लिख लीजिए 1.5 इंटू 10⁻11, उसका क्या कर लीजिए आप स्क्वायर कर लीजिए, एंड अपॉन में यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसको आप रख लीजिए 6.67, 6.67 की जगह 6.7 ही रखिए। ठीक है, तो एक सेकेंड, सो यहाँ पे 6.7 रख लीजिए। ठीक है, 6.7 एंड इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, 10⁻⁻11, ये आपने जी की वैल्यू रख ली। मास ऑफ अर्थ आप रख लीजिए 6.6 इंटू 10⁻24। अब यही आपका थोड़ा सा न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है, इसे करते हैं। ठीक है, इसे कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका, दैट इज इक्वल टू 3.5। मैं बार बार आपको कहता हूँ कि 10 वाला कैलकुलेशन एक साइड कर लीजिए और बाकी न्यूमेरिकल वैल्यू एक साइड कर लीजिए। तो 3.5 इंटू 1.5 अपॉन जो नीचे है वो है आपका 6.7 इंटू, अगर ये देखेंगे तो आपका 6 यहाँ पर आ जाएगा, और 1.5 का आप देखिए यहाँ पर स्क्वायर है, तो 1.5 को आप दो बार लिखिए, 1.5 इंटू 1.5। ठीक है, अब आप आइए 10 के कैलकुलेशन पे। यहाँ पे देखिए 10 का पावर 22 है, हाँ, तो वो 22 होगा, और साथ में ये 10 का पावर 11 का स्क्वायर भी हो जाएगा, तो वो भी कितना हो जाएगा 22, तो दैट मीन्स 22 ऐड करना पड़ेगा। एंड नीचे कितना होगा आपका 10 का पावर, देखिए यहाँ पे 24 है और ये -11 है, तो ये हो जाएगा 10 का पावर 24 -11। ठीक है, आगे देखिए, तो ये हो जाएगा आपका 3.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5 अपॉन, यहाँ पे आपका कितना होगा 6.7 इंटू 6। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से 10 का कैलकुलेशन कर लीजिए, 10 का पावर कितना हो जाएगा आपका 22 प्लस 22 कितना हो रहा है 44, और नीचे आप देखिए 24 -11 कितना आ रहा है आपको, बताइए बताइए, 13 को ऊपर लेकर जाएंगे माइनस में हो जाएगा, तो 44 माइनस यहाँ पे 13 कर दीजिए। देखिए ये कैलकुलेशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, टाइम टेकिंग है, तो आप इसे करिएगा, रफ वर्क में करिएगा, ये आपके ऊपर ही छोड़ता हूँ मैं। ठीक है, और एग्जाम टाइम पे तो आपको इसको लास्ट में ही करना है, नहीं तो इसी पे छोड़ देना है। ठीक है, इंटू यहाँ पर 10 का पावर कितना हो जाएगा, अभी देखिए 44 में से 13 निकलेगा तो 31 आ जाएगा, और इसको आपको कैलकुलेट करना है, और जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी उसको रखना है। एट द एंड आपकी जो फाइनल वैल्यू आएगी मास ऑफ सन जो होगा वो 1.96 इंटू 10⁻30 kg। ठीक है, काफी भारी है सन आपका, है ना, सूरज का मास जो है, मास ऑफ सन ऐसे आप लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका मास ऑफ सन। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हो। ठीक है, मैंने सारे न्यूमेरिकल्स लगाए हैं एक्सरसाइज के, आपको जैसा भी समझा हो नहीं समझा हो मुझे कमेंट करके बता दें, तो मुझे फीडबैक मिलता रहे और मुझे समझ है कि कहाँ और इम्प्रूवमेंट करना होगा आपके लिए। ठीक है, सो थैंक यू इन फाइनल, एंड आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आपका एग्जाम बढ़िया जाए, यही मेरी शुभकामनाएं आप लोगों को। चलिए, धन्यवाद।